तो स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल MS उर्दू एजुकेशन पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस 2 जुलाई का ओरिजिनल पेपर, जो आपके त्रैमासिक एग्जाम के लिए बेहद ही खास है। अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छा तरीका से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सवाल नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? जवाब बी, आभासी और सीधा होता है। सवाल नंबर 2, निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जो दांत वाले डॉक्टर उपयोग करते हैं? जवाब बी, अवतल दर्पण। सवाल नंबर 3, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? जवाब बी, अनंत। सवाल नंबर 4, एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? जवाब बी, वास्तविक और उल्टा। सवाल नंबर 5, मुख्य अक्ष होता है? दर्पण की सतह की लंबवत रेखा और केंद्र और ध्रुव से गुजरती रेखा। जवाब सी, ए और बी दोनों होता है। सवाल नंबर 6, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? जवाब सी, उसकी फोकस दूरी की आधा। सवाल नंबर 7, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है? वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सवाल नंबर 8, फोकस दूरी की इकाई है? फोकस दूरी का इकाई मीटर होता है। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9, वास्तविक प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को केवल दर्पण में देखे जा सकते हैं। इसका जवाब ए होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। सवाल नंबर 10, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा? तो प्रतिबिंब समान आकार का होगा और उल्टा होगा। पार्श्वेत क्रम देखा जाता है? तो समतल दर्पण में पार्श्वव्युत्क्रमण देखा जाता है। जवाब सी। सवाल नंबर 12, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। जवाब सी। सवाल नंबर 13, वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है?
सवाल नंबर 14। अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। जवाब ए अत्यधिक बड़ा। सवाल नंबर 15। यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अगर फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। जवाब बी फोकस पर। सवाल नंबर 16। दर्पण सूत्र है। जवाब बी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और लेंस सूत्र पूछेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, बाकी सब सेम। सवाल नंबर 17। किसी स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार पर प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो समान आकार का बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। सवाल नंबर 18। उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। जवाब सी आभासी और सीधा प्रतिबिंब। सवाल नंबर 19। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। जवाब डी 1 के बराबर। सवाल नंबर 20। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जवाब ए वास्तविक और उल्टा। सवाल नंबर 21। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है। तो समतल दर्पण सिर्फ बराबर प्रतिबिंब बनाता है, कभी छोटा नहीं। तो जवाब डी। सवाल नंबर 22। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। जवाब सी अवतल दर्पण। सवाल नंबर 23। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। सवाल नंबर 24। जब वस्तु फोकस और घुंड के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जवाब बी आभासी, सीधा और बड़ा। सवाल नंबर 25। दूध से दही बनने की क्रिया एक उदाहरण है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। सवाल नंबर 26। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो प्रकाश एक प्रकाश संश्लेषण है। सवाल नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कागज का जलना है। जो कागज एक बार जल जाता है वह दोबारा नहीं बनता है। सवाल नंबर 31। रेडॉक्स
क्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह क्या है? जवाब सी, अपचायक। सवाल नंबर 32, लोहा में जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। सवाल नंबर 33, कली चूना का रासायनिक सूत्र। कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, जबकि बुझा हुआ चूना का ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 40, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो विद्युत अभिलेपन। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलन रासायनिक समीकरण है? जवाब डी, दो मैग्नीशियम यहाँ पर भी है, दो मैग्नीशियम यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, तो इसका जवाब होगा डी, यह संतुलित है। सवाल नंबर 42, श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो श्वसन में ऊष्मा निकलता है, इसीलिए वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सवाल नंबर 49, ग्लूकोज पौधे में किस रूप में जमा होता है? तो यह स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 50, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, यानी प्राप्त होता है? तो छोटी आंत। सवाल नंबर 51, पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है? तो जवाब बी, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। सवाल नंबर 52, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत इनामेल है, और मनुष्य के शरीर के सबसे मजबूत अंग भी इनामेल है, इनामेल। सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? प्रोटोजोआ, कवक, सभी जीव। जवाब डी, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। सवाल नंबर 57, निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है। सवाल नंबर 58, निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना कुटपाद की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। सवाल नंबर 59, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? जवाब ए, 8 से 10 मीटर, जबकि छोटी आंत की लंबाई और बड़ी आंत की लंबाई पूछेगा कौन बड़ा होता है, तो छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ा होता है। सवाल नंबर 60, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? यहाँ पर पूछ रहा है श्वसन क्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ और बनता है? जवाब सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। सवाल नंबर 61,
किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। सोशल साइंस का भी इसी चैनल पर डाल देंगे।